बच्चों ये क्वेश्चंस देखिए, जो भी क्वेश्चंस आए होते हैं वो रिपीट भी होते हैं बार बार और बदल के भी आते हैं, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ये बेशक आपको इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा, मैं हिंदी में भी इसको बताते चला जाऊंगा, तो इसको ध्यान से आप एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा और पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तब आंसर देखिएगा। हु ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको बच्चों हिंदी में पूरा पेपर देखना, ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ ऐसे दिखा दिए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए नहीं सर हिंदी में दिखाइए, तो जब ज़्यादा बच्चे करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा आपको मॉडल पेपर इस पर बता सकता हूँ, सोशल स्टडी पे, साइंस पे और मैथ्स पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार दिया था, और ये कब दिया था ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 1600 को, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने यह अधिकार पत्र दिया था। और ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बोला था कि मैं बदल के भी बताऊंगा, इसको भी नोट डाउन कर दिएगा। कई बार आया क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों 1600 ईस्वी में हुई थी, इसको भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी जो है वो 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर स्थापित की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 102, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों, और NMMS में भी आए हुए हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो ये है बच्चों सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो थी सरोजनी नायडू जी, और ये कब बनी थी? 1925 में, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये 41 जो था अधिवेशन था जो कि कानपुर में आयोजित किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू जी के बारे में बार बार आता है सवाल कि ये पहली जो है महिला राज्यपाल भी बनी थी, किस प्रदेश की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, यूपी की बनी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। कई बार आता है कि किन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला, कोकिला कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू जी को ही कहा जाता है। तो काफ़ी प्रश्न आपके देखिए इसी से तैयार हो गए, इस तरह से बदल के प्रश्न भी आ सकते हैं। अब बच्चों 28 जनवरी सैनिक स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के पहले, और साथ ही साथ जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही बच्चों इसी में से सवाल आ रहे हैं आपके। ये देखिए आपको करना क्या है, नवशिक्षण चैनल टाइप कर लेना है अपने यूट्यूब पर, और ये इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप खुद देखेंगे कि काफ़ी प्रश्न इसी से आए हैं और इसी से आ रहे हैं, ये प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों जैसा आप जानते हैं NMMS का एग्ज़ाम होता है, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, वह उसमें भी क्लास 8 के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली, NMMS सॉल्व पेपर जो कि अलग अलग राज्यों का मैंने सॉल्व किया हुआ है, और साथ में NMMS 2024 सॉल्व पेपर, ये लेटेस्ट जो पेपर्स आए हैं इस ईयर अभी 1-2 महीने पहले, वो मैंने डाले हुए हैं। अगर आपने इसको देख लिया बच्चों तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, और आप क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं जो भी अभी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं, वह इसमें अटल आवासीय सैनिक स्कूल इसमें भी आएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे केवल मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैथ्स के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और मैथ्स की प्लेलिस्ट देखेंगे। क्योंकि बच्चों देखिए, ये देखिए आपका सोशल स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने दिखाए हुए हैं, तो कुल 106 वीडियोज़ हैं। ये वाला भी एग्ज़ाम बच्चों जो क्लास 8th में बच्चे पढ़ते रहते हैं वही देते हैं, और आप भी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9th के लिए दे रहे हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। ये मैथ्स के देखिए 83 वीडियोज़ हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। और ये देखिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 138 वीडियोज़ हैं, जिससे आपकी बच्चों तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। आइए अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए 103 है, लैंड कवर्ड विथ ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल कैन ग्रेज फ्रीली इज नोन एज, ठीक है। घास की झाड़ियाँ से ढकी हुई जिस भूमि पर जानवर आसानी से चर सकते हैं उसे कहा जाता है। तो बच्चों उसे कहा जाता है आपका पैस्चर, ठीक है। हिंदी में कहेंगे चारागाह, हिंदी में कहेंगे चारागाह, ठीक है। तो अदर ऑप्शन है प्रतिभूमि, फिर चराई, फिर चारागाह हो गया, फिर ये कृषि भूमि हो गई। तो इसका जो आंसर है बच्चों 103 का आपका पैस्चर है, ठीक है। तो इसमें जो पालतू पशु हैं, घोड़े हो गए, मवेशी हो गए, भेड़ हो गए, ये सब सूअर वगैरह, ये सब बकरियां वगैरह चराए जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 104 है आपके सामने, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब पन बिजली परियोजना विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने पानी के जरिए बिजली को पैदा करना आरंभ किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आया भी हुआ है। ये बच्चों नॉर्वे, जो नॉर्वे देश है उसने सर्वप्रथम विकसित किया था। ठीक है, जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है और जल विद्युत का उत्पादन 150 अधिक देशों में, भारत में भी कई जल विद्युत परियोजनाएं बन चुकी है। अगर आता है कि सबसे ज़्यादा बल विद्युत परियोजनाएं किस देश के पास है, तब आप याद रखिएगा वो है चीन, यानी कि चाइना। तो इस तरह के भी प्रश्न बदल के आ सकते हैं। इसके बाद है 105, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन है। ये देखिए सेम प्रश्न मेरे ख्याल से इसमें आया है आपका राजस्थान NMMS में भी आया था, जो मुझे याद आ रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है। तो पहला है कृषि, दूसरा है रेशम के कीड़ों का पालन, मछली पालन या अंगूरों की खेती। तो काफ़ी ये आसान था बच्चों। ये है आपका पीसी कल्चर। तो ये पीसी कल्चर कई बार हिंदी में भी पूछ लिया जाता है इसी पीसी कल्चर करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अहमदाबाद इज़ रेफर्ड एज डैश ऑफ इंडिया। मतलब ये हिंदी में कहें तो अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? रूस, मैनचेस्टर, बोस्टन या शिकागो। ठीक है, तो 106 का बच्चों जो सही ऑप्शन है वो है मैनचेस्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें अधिकांश जो है कपड़े मिलों की स्थापना की गई है, जिसके कारण इंग्लैंड के मैनचेस्टर से तुलना की जाती है। तो ये याद रखिएगा, मैनचेस्टर कहाँ का एक ये आपका वो है, आपका इंग्लैंड का है। ठीक है, इंग्लैंड का है, तो इसको आप याद रखिएगा मैनचेस्टर। और यहाँ पर अहमदाबाद भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत में दूसरे और सबसे बड़ा शहर तथा गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सूती वस्त्र उद्योग तथा सूती वस्त्र के उत्पादन क्षेत्रों में महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पे है, द्वितीय में आपका गुजरात आएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट जो है आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा यहाँ होता है। सेकेंड है 107 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। देखिए ये प्रश्न NMMS में भी कई बार कई राज्यों में आया हुआ है। आप देखिएगा जो भी बच्चे NMS के वीडियो देखेंगे अब उनको समझ में आ जाएगा कि यही प्रश्न आप में भी आएंगे, यानी कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में भी आएंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? तो देखिए बच्चों इसका आंसर है कुल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे व्यक्ति को किया जाता है ये भी याद रखिएगा, जो कि कला से होते हैं, प्रशासन से होते हैं, सेवा से होते हैं, खेल से होते हैं, विज्ञान से होते हैं आदि का विशेष ज्ञान है। जैसे सचिन तेंदुलकर जो हैं क्रिकेटर, उनको भी देखिए नामित किया गया इसी आधार पर। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, नामित हुए हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में मतलब कौन सा उच्च सदन कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा है। और इस पे ध्यान देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। कभी भी आता है कई बार क्वेश्चन कि पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, तो बच्चों 3 पार्ट हैं, एक है राज्यसभा, ठीक है, एक है लोकसभा, ठीक है, और तीसरे जो हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति हैं। तो ये इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन में बदल के बताता हूँ, यहीं हो जाता है लोकसभा, यहीं हो जाता है लोकसभा। तो लोकसभा के लिए केवल 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके इससे तैयार हो गए। क्वेश्चन 108 है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन डैश अराउंड 1750। तो 1750 में क्वेश्चन है आपका 108, 1750 के आसपास डैश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक जो क्रांति है बच्चों, वो शुरुआत हुई थी सबसे पहले ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में 1750 में आसपास ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ मशीनीकरण, भाप बिजली, जल शक्ति, लोहे के उत्पादन आदि से ब्रिटेन जो है औद्योगिकरण में अग्रणी राष्ट्र बन गया था। ठीक है, तो ये इसी वजह से देखिए ब्रिटेन जो है काफ़ी धनी होता चला गया, उसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते चले गए। ठीक है, क्वेश्चन 109 है, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों, हिंदी में अगर इससे पढ़ें हम तो हिंदी सवाल है इसका। बंगाल की ब्रिटिश विजय की शुरुआत डैश युद्ध से हुई। ठीक है, तो ये बच्चों जो हुई थी आपकी प्लासी के युद्ध से हुई थी। और कई बार देखिए पूछा जाता है कि कब हुआ था ये युद्ध, तो 23 जून, इसको नोट डाउन कीजिएगा, 23 जून 1757,
1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों के सेनापति, कई बार आता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो इसको आप जरूर नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था यहाँ। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये भी आता है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था, 4 ऑप्शन दे देंगे। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि किस आता है कई बार कि सिराजुद्दौला या रॉबर्ट क्लाइव इस प्लासी के युद्ध को क्यों जीत पाया, तो इसके पीछे बस ये कारण था बच्चों कि जो सेनापति मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र था, उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और वो लड़ा ही नहीं, जिस वजह से जो नवाब है सिराजुद्दौला है वो पराजित हो गया। ठीक है, ये इसे धोखाधड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये प्लासी का युद्ध बच्चों कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। बच्चों वीडियो कैसा लगा, अगर और वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, और अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 देखें। इसमें है द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली द ऑफ वाज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है 110। नई दिल्ली के वास्तुकार थे, तो जो नई दिल्ली के वास्तुकार थे बच्चों वो थे एडविन ल्यूटेंस और एच बेकर। ठीक है, 110 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर थे। इस शहर की आधारशिला जो है 1911 में रखी गई। नई दिल्ली जो आज आप देखते हैं वो 1911 में रखी गई, जब दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज फिफ्थ आए थे। याद रखिएगा कि राजाओं के नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, तो जॉर्ज फिफ्थ आए थे, इसको याद रखिए, तब दिल्ली की नींव रखी गई थी। ठीक है, और इस नई राजधानी का उद्घाटन जो है कब हुआ था आपका, ये देखिए 1911 में नींव रखी गई थी। समय कितना लगा, 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय एवं भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, नई राजधानी की कई बार ये भी आता है किसने किया था, तो ये लॉर्ड इरविन जो थे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था नई दिल्ली में 13 फरवरी 1931 को 1931 में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। ठीक है, 111 क्वेश्चन है, सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व के स्वरूप को जाना जाता है। तो 111 का जो सही आंसर है वो जाना जाता है बच्चों फेडरलिज्म। ठीक है, 111 का ए आंसर है। तो इसमें क्या है, सरकार के इसको फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें एक केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार का संयोजन क्षेत्रीय सरकारों, जिसमें प्रांतीय, कैंटो, क्षेत्रीय और उच्च इकाइयाँ सरकार साथ रहती हैं। तो इसमें शक्तियों का विभाजन देखिए 2 आधारों पर होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में है, भारत में है, ब्राज़ील में है। अब भारत में देखिए जो शक्ति है वो 3 लेवल पे हो गई है। ठीक है, पंचायत को भी दे दिया गया है। इसके बाद है मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। मनी बिल जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो बच्चों धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये कई बार आता है कि धन विधेयक है कि नहीं, मनी बिल है कि नहीं, कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है, इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, केवल 14 डेज तक रोक सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, और ये आर्टिकल, इसको नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 110 के तहत इसको रखा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति से प्रस्तुत करने से पहले इसमें जो राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से, उनसे मंजूरी ली जाती है। ठीक है, और इसके बाद पास होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, जहाँ राज्यसभा केवल 14 डेज तक रख सकता है, वापस से इसको लौटा देता है तो पास हो जाता है। मतलब जान लीजिए अगर लोकसभा में जिसकी सरकार है, मेजोरिटी है, वो मनी बिल को पास कर लेता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड, 113 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बच्चों अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप उसको सेटिंग से जाकर स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों जानते हैं मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है, इसलिए समय थोड़ा सा कम मिलता है। इसका बच्चों सही आंसर है 113 का आपका ए, उत्तराखंड। ठीक है, इसकी स्थापना बच्चों 1936 में हुई थी, और जो लुप्त बंगाल के बाघ है उनकी रक्षा यहाँ पर की जाती है। इसका पहला नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, और यह राज्य के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जो है उत्तराखंड के ज़िले हैं उसमें ये स्थित है।
ठीक है बच्चों, समझा के बताने पे काफ़ी समय लग जा रहा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? तो जूट का जो सर्वाधिक प्रोड्यूसर है वो है बच्चों वेस्ट बंगाल। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल इज नोन एज। 115 का है, सरकार का एक रूप जाना जाता है जहां लोग समान राजनीतिक अधिकार का आनंद लेते हैं, अपने शासन का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। तो 115 का जो सही आंसर है वो है बच्चों डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। ठीक है, इसके बाद है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स। तो 116 का बच्चों है कि निचली जातियों के धर्म आधारित बहिष्कार और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान प्रतिबंध लगाता है। तो ये बच्चों लगाता है अनटचेबिलिटी पे, छुआछूत पे, और आर्टिकल 17 इसके लिए बनाया गया है बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 17 इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिक्स टू प्रिवेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, अस्थायी विकास को रोकता है। ठीक है, 117 का जो सही आंसर है ये उपयुक्त सभी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉल्यूशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि संसाधनों का अपव्यय, प्रदूषण और जैव विविधता की क्षति। 118 है ऑफ द अर्थ्स टोटल वाटर रिसोर्स द फ्रेश वाटर इजली एक्सेसिबल टू आवर यूजेज, मतलब हमारे जो पृथ्वी के कुल जल संसाधन में ताज़ा पानी आसानी से हमारे उद्योग के लिए सुलभ है। तो कितना प्रतिशत सुलभ है? तो ये बच्चों केवल 1% है, केवल 1%। ठीक है, अब 119 है दीज आर आल्सो मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव की रक्षा की जाती है। तो 119 का जो सही आंसर है ऑल ऑफ दिस बच्चों नेशनल पार्क और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज, ये इंडिया है बच्चों, एकदम याद रख रही है, इंडिया सबसे ज़्यादा माइका बनाता भी है। रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस आर नोन एज। 121 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रिन्यूएबल रिसोर्स। द एक्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस फाइनली बिकम द लॉ इन द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चों 2005 में बना था। ठीक है, इसका हिंदी पढ़ दो, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा पर अधिनियम आखिरकार किस वर्ष में एक कानून बन गया? तो ये बच्चों बना था 2005 में। फिर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गारंटीज पीपल टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। 123 इसका बच्चों है नो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स यानी सरकारी कार्यवाही की जानकारी लेना सूचना के अधिकार के तहत हम लोग जानते हैं। इसके बाद है एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द, मतलब ग्रामीण स्तर पर न्याय कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बच्चों किया जाता है न्याय पंचायत द्वारा। और आखिरी क्वेश्चन है मैनी ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्री सेंटर आर लोकेटेड इन। तो ये भारत के अनेक सबसे महत्वपूर्ण और खनन औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये बच्चों इन सभी जगह हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो में। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ऐसे ही आपको विज्ञान के प्रश्नों को समझा के बताना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।